नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे उन मुद्दों पर जिसके नाते यूपी की सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के देश के जाने-माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं। स्वागत है हेमंत जी आपका इस चर्चा में। जी अवनीश जी। जिस तरीके से यूपी की सियासत और खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से हम जो देख पा रहे हैं, एक थोड़ा माहौल अलग तरीके का दिख रहा है। खास तौर पर टेलीविजन और सोशल मीडिया को अगर हम गौर करें तो वो आजम के रिटर्न ऑफ आजम खान, जेल से उनकी जमानत के बाद 72 मुकदमे उनके ऊपर लगे थे और उसके बाद उनका रिटर्न हुआ। फिर उसी दौर में अब्बास अंसारी भी जेल से बाहर निकले। अब्बास अंसारी मिलने चले गए राजभर से अस्पताल के अंदर जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री, और ठीक उससे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका हालचाल लेकर आए थे। इस दौर में एक तरफ योगी आइलब मोहम्मद को लेकर कानपुर में एफआईआर हुई, वहां पर माहौल गरमाया गया। आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद पूरी तरीके से माहौल गड़बड़ हो गया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आई लव महादेव के भी नारे, उसके भी जो स्लोगन्स हैं वो सुनाई देने लगे। अब ये सारी तस्वीरें अगर हम एक क्लिप बोर्ड पर सामने रखते हैं मन जी, तो क्या यूपी में चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? एक लाइन में एक बड़ी तस्वीर बनती है कि इलेक्शन का माहौल बनने लगा है। ऐसा लगता है कि बस अभी थोड़े दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल हाल के सालों में उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं, यह उसी की प्रतिकृति आप मान सकते हैं। इलेक्शन के पहले जिस तरह की पेशबंदियां होती हैं, जिस तरह की गोलबंदियां होती हैं, जिस तरह की जाति बंदियां होती हैं, या फिर आप कहें जातीय गोलबंदी होती है, मजहबी गोलबंदी होती है, तो इसी तरीके का वातावरण दिखना शुरू होता है। ये तो जानिएगा कि जनवरी से खालिस चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 2027 की असेंबली को लेकर। लेकिन आगे क्या होगा, चुनाव किस इशू पर ज्यादा बेस्ड होगा, इसका इल्हाम धीरे धीरे पहले से होने लगता है और अब होने लग रहा है। आपने दो बिंदु देखे, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। तो मोहम्मद और महादेव के बीच का एक जो मुतफरका होता है, उससे जो वातावरण सृजित होता है, वो आप जानते हैं कैसा होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले आप देख चुके हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद का जो परिदृश्य था। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण बहुत से लोगों को आता है, उनके लिए सुटेबल होता है। और चूंकि मेरा अपना जो खुद का तजुर्बा है, खुद का जो मेरा मानना है अवनीश जी, कि कट्टरता बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। वैसे तो पूरे मुल्क में बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत गजब किस्म से बढ़ रही है। और जो अभी से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा, यानी मोटा तौर पर जाति गोलबंदी का मामला देखा गया, तो जाति गोलबंदी के मुकाबले में ये पहले से ही अपेक्षित था कि मजहबी गोलबंदी, यानी एक मजहब का बृहत्तर अम्ब्रेला, ब्रॉडर अम्ब्रेला, बड़ी छतरी, इसकी कोशिश हो रही थी। कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में भी था। तो अगर ऐसी सूरत आई तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, जैसे अभी आजम खान जेल छूटे, ऐसे लग रहा था कि अब चुनाव प्रचार का मामला शुरू हो गया है, और भी तमाम इस तरह की बातें देखी गई। तो कुल मिला के अब आप यही समझिए
कि आपके एक शायर थे, उन्होंने कहा ये जो मतदाता हैं और जो लोग, इनके लिए तो वही माहौल बनने की स्थिति आ गई है कि जब जब नजदीके चुनाव आवत हैं, भात मांगो पुलाव आवत हैं। तो उनका सीजन शुरू होने वाला हो गया है। माहौल आप सही देखते बात है। जाइएगा, जब इसी जब तरीके चुनाव की आवत स्थितियां है देखेंगे। भात लेकिन मांगो पुलाव आवत एक चिंताजनक बात है, एक है। ठीक चिंताजनक बात। बात यह है, अभी मैं सुन रहा था कुछ अफसरों की बात बरेली से, जिस तरीके की तैयारी से लोग वहां आए थे और जो जिस तरीके से पत्थर चलाया गया। एसएसपी बरेली ने कहा कि कुछ लोग कट्टे और इस तरह के असलहे भी लेकर आए थे। तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और हालांकि वहाँ पुलिस ने पहले धैर्य दिखाया, उसके बाद लाठियां भाज करके लोगों को भगाया। उसमें ये घटना काफी सख्त कानपुर से एक्शन भी शुरू होने हुई जा थी रहा हेमंत जी। कानपुर में कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे और उसके बाद फिर घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर आक्रमण कर दिया। वहां पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए, सीसीटीवी फुटेज कुछ वायरल हुई और उसके बाद माहौल गर्म हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाने से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले दखल देने की कोशिश की। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात को लेकर के लिखा कि हमको मोहम्मद को आई लव यू लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, और ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर आपने देखा कि आई लव महादेव का भी ट्रेंड शुरू हो गया। जो बात दिखती है, ठीक है, बरेली घटना हुई, उसमें कार्रवाई हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस को अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने का अधिकार है, वो कर रही है। लेकिन जो बात आपने इससे पहले दिलचस्प कही वो ये कि आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो पहले सीतापुर की बाउंड्री तक तो ये लगा कि ठीक है, मतलब जेल से बहुत दिन बाद निकले हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ माहौल बन रहा है, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, सस्पेंस मेंटेन रखेंगे। लेकिन द मोमेंट वो अपने इलाके की तरफ बढ़ते गए, वो कारवां जो है वो दूसरे रूप में तब्दील हो गया। और मतलब वो आजम को शायद जेल में जब वो जा रहे थे पिछली बार, तो जिस तरह की उनके साथ दूरियां लोगों ने बनाई थी, वो नजदीकियों में दिखाई पड़ी। वो तमाम सारे नेता, जिला अध्यक्ष, पार्टी कैडर के लोग, उनके आसपास जानने वाले लोग, विधायक, सांसद, सब उनकी झलक पाने के लिए, सब उनसे मिलने के लिए लालायित हो गए। और ऐसा लगा मानो आजम खान सिर्फ वापस जेल से नहीं आ रहे हैं, बल्कि समूची सियासत में बहुत सारा झुआ भर वोट भी बटोर करके ले आ रहे हैं, जो कि किसी एक की झोली में डाल रहे हैं। हेमंत जी। हाँ, देखिए एक बात है उनिश, एक चीज और आपने गौर किया होगा, मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है कि मुसलमानों को, मतलब एक बड़े स्तर पर मुसलमानों को कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि आजम खान मुस्लिमों के एक बड़े चेहरा हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के बगलगीर रहे हैं, मुलायम सिंह के जमाने से समाजवादी पार्टी के सबसे चमकते मुस्लिम फेस हैं। तो उनके साथ ज्यादती हुई, उनके साथ इस हुकूमत ने यानी योगी सरकार ने ज्यादती की, गलत मुकदमे उन पे दर्ज किए गए, एक तरीके से उनका विक्टिमाइजेशन हुआ। ये कॉमन फीलिंग है मुसलमानों में। और उसके बाद थोड़ा रिएक्शन तो समझ में आता है, लेकिन मेरा कहना यहाँ यह है उमेश जी, यहाँ दो बातें हैं। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रूव करना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर उनको किसी से कोई समझौता नहीं है। दंगा उन्होंने इतने साल होने नहीं दिया है, उनकी कामयाबियों में एक ऊपर उस फहरिस्त में ऊपर आला दर्जे पे कहा जाता है, और है भी ऐसा कि भाई दंगे होंगे तो कहीं हुए नहीं। तो ये उनके लिए चैलेंज है। लेकिन अगर आप इसको देखें अदरवाइज, कि इस तरह की परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी या उस तरह के दल को होता है। एक रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, वो उसका एरिया भी बड़ा है, उसके सपोर्टर बड़े हैं, उनकी संख्या बड़ी है, तो उनके फायदे के लिए होता है। लेकिन ये बात सही है कि आजम खां के जेल से बाहर निकलने के बाद से ये एक वातावरण अलग किस्म का तो बना है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यही सूरत हाल ये थोड़ा सा और ज़्यादा कठोर और बड़े स्तर पर चीज़ें बढ़ती जाएंगी
ये चीजें कम होने वाली नहीं हैं। और कई आज की जो सूरत है, पिछले जो परिणाम है, आगे क्या हो सकता है, अगर इस पर आप दृष्टिपात करें तो पॉलिटिकली ये दोनों पक्षों को सूट करता है। तो ये भी बात सही है। हाँ, धार्मिक तो गोलबंदी ये तो योगी जहाँ बीजेपी को सूट करती है, जाति गोलबंदी जो है वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सूट करती है। लेकिन एक देखिए, सवाल इस पर समाजवादी मेरा, पार्टी को हमें हमेशा ऐसा लगता है अवनीश जी, उनको लगता है, देखिए भाई सीधी सी बात है, मुसलमान उनके साथ है, खुलकर उनके साथ है। मुसलमानों के आने में एक रोड़ा जो था वो था कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों का थोड़ा सा आकर्षण जो बढ़ा था। वो अखिलेश यादव ने तमाम चीजें बर्दाश्त करते हुए राहुल गांधी यानी कांग्रेस को साथ ले लिया, तो रोड़ा भी खत्म हो गया। और आपने देखा होगा 2024 में असदुद्दीन ओवैसी कहीं प्रभावी दिखे नहीं। इसका मतलब मैं यही एक यही जो सवाल बहुत पूछने जा रहा बड़ा, था आपसे हेमंत जी, कि जी आजम खान इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है, 10 बार वो विधानसभा का चुनाव जीते, एक बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, यानी हर सदन उन्होंने देख रखा है, इतना लंबा उनका चुनावी उनकी राजनीति है। नवाब खानदान की राजनीति को उन्होंने एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया रामपुर के अंदर, जो सालों से वहां पर चुनावी गणित को प्रभावित करते थे। विधानसभा नहीं आते तो लोकसभा चले जाते, लोकसभा नहीं आते तो विधानसभा चले जाते, यानी उनका दबदबा था वहां पर। और उसको पूरी तरीके से आजम खान, एक स्टूडेंट लीडर, एक लेबर लीडर, और उन्होंने वहां पर खत्म किया। लेकिन वो आजम खान और दूसरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिसका अभी आपने नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप दक्षिण भारत की राजनीति में आप देखिए तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। वो तो उत्तर भारत की राजनीति में आकर के कुछ जगहों पर अपना प्रभाव डालते हैं, कुछ लोग उनको टारगेट भी करते हैं, उनको निशाने पर भी लेते हैं। लेकिन देखिए आप बिहार के सीमांचल में उन्होंने राजनीति गरमा रखी। वो उत्तर प्रदेश में भी जी जब आते हैं तो 10 दिन 15 दिन वो जो माहौल बनाते हैं, ठीक है, वोट के समय वो पीछे हट जाते हैं या उस तरीके से उनको वोट नहीं मिलता है। अब बिहार में तो बार बार प्रूफ कर रहे हैं कि 4-6 एमएलए उनके निकल करके सामने आ जाते हैं। लेकिन आजम खान कभी, क्या इसलिए कि वो पार्टी में बी रोल में रहे या वॉट एवर जो भी कारण रहा हो, वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक नेशनल लीडर के तौर पर क्यों नहीं उभर पाए, बल्कि वो भी समकक्ष अच्छे ओरेटर हैं, पॉलिटिकल ओरेटर हैं। लेकिन और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में जितना ओवैसी माहिर हैं, उससे कमतर आजम भी नहीं है, ये हम और आप जानते हैं। देखिए, एक बात जानिएगा, अगर मुझे देखना हो एक आईने में इन दोनों तस्वीरों को, तो मैं आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी से सीनियर तो ही है, इसमें कोई शक नहीं, उनसे सीनियर लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, बड़ा मुस्लिम फेस है। लेकिन इतनी काबिलियत के बावजूद जो इंसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में टॉप पे रहा हो, जो आदमी 10 बार विधानसभा गया हो, जो आदमी पार्लियामेंट में दोनों सदनों में गया हो, जो इतनी अच्छी तकरीर करता हो, जो इतना अच्छा पार्लियामेंटेरियन हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बड़ी जानकारी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, लगातार रहे, और लगातार रहे। वे वे, वे 20 रहे होंगे, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, चाहे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे एक अच्छे ओरेटर की बात हो, वो असदुद्दीन ओवैसी 20 होंगे। लेकिन फर्क क्या हुआ, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के बॉस रहे, तल्ख वैसे ही बोलते रहे जैसे एक जमाने में आजम खां बोलते थे। लेकिन आजम खां के साथ दिक्कत क्या थी, वो समाजवादी पार्टी के एक हिस्सा थी। अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव के हमेशा बगलगीर रहे, समाजवादी पार्टी की बुनियाद बनाने से लेकर के आज तक उससे जुड़े रहे, लेकिन उनको पॉलिटिकली वो एक्सपोजर नहीं मिला, उनको पैन इंडिया वो एक्सपोजर नहीं मिला जो असदुद्दीन ओवैसी को मिला। वो अपनी पार्टी के मालिक मुख्तियार खुद हैं, उनको हर जगह जाना है। पर आजम खां का एक मुस्लिम नेता, एक तेज तर्रार मुस्लिम नेता के तौर पर जो इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर सकती थी, उसने नहीं किया। इसके कई कारण हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी एक रीजनल स्तर पर बड़ी पार्टी होने के बावजूद
राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हमेशा पहचान रही है। खुद मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, अच्छी खासी संख्या उनकी में होती रही है दोनों सदनों में। लेकिन आजम खां को संभवतः पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद वो अवसर नहीं प्राप्त हुए जितनी आजादी पॉलिटिक्स में ओवैसी साहब को मिली। नहीं, पर और एक चीज ओवैसी इसकी साहब वजह अब ये भी इधर तो रही होगी हेमंत जी, इसकी एक ये भी तो वजह रही होगी कि जो मैंने मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन खास तौर पर आजम को लेकर के आया कि आप देखिए ना 2019 का चुनाव वो लोकसभा का जीत के गए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। भाई बसपा सपा का गठबंधन था, वो लोकसभा का चुनाव लड़े, 1 लाख ज्यादा अंतर से वो चुनाव जीते और लोकसभा में 5 ही सदस्य थे समाजवादी पार्टी, और उसमें जी अखिलेश यादव और आजम खान दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ गए। तो चलिए अखिलेश यादव को जी तो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आजम साहब उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद का अपना वो मोह, वो जो रसूख उनका मंत्रिमंडल में हुआ करता था, उसका मोह शायद वो नहीं छोड़ पाए, और इसीलिए उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया। अब अगर वो जी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते तो पार्लियामेंट के मेंबर रहते, पार्लियामेंट के मेंबर रहते तो कम से कम ठीक है, साल भर बाद उनकी संस्था चली गई, पर वो माहौल जो वैसी संसद में बना पाते हैं भाषणों के माध्यम से, खास तौर पर जो अपनी सोसाइटी है उसका मुद्दा रखने के लिए, या तमाम मीडिया मंचों पर पैन इंडिया, इंडिया से बाहर भी वो अपनी बात उसी तरीके से रख पाते हैं। अब आजम खान के साथ लेकिन मुश्किल हुई कि अवनीश वो जी जी अवनीश जी एक चीज इसका सीधा सीधा कारण है भाई। आजम खां अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, नंबर 2 या 3 या 4 की पोजीशन में रहे, कभी टॉप या टॉप के पैरेलल नहीं रहे। ओवैसी साहब को किसी से पूछना नहीं है, घर की पार्टी है, खुद ही आला मालिक है, वो जो चाहे तकरीर करे, जहां चाहे जाए, जिस चुनाव में चाहे शामिल हो। आजम खां तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती थी, या उन्होंने पता नहीं किन पैरामीटर्स पे सोचा हो कि आजम खां को उस लेवल पर उनका एक्सपोजर हो, या हो सकता है खुल करके एक बड़े मुस्लिम चेहरे की या मुस्लिम सियासत को इतने बड़े फलक पर समाजवादी पार्टी न करना चाह रही हो। तो यहाँ इस बात की बात है, आप सेकंड इन कमांड है या तीसरी पोजीशन में, चौथी पोजीशन में, पता नहीं, और वहां तो सब कुछ उनके हाथ में, इसलिए अवसर उनको ज्यादा प्राप्त हुए। हालांकि मेरा मानना है, और आपने भी कितनी बार देखा है असेंबली में, पार्लियामेंट में उनको बोलते हुए कि आजम खां अगर बोलने पे आ जाए तो आजम खां बहुत अच्छा बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। तंज पे आ जाएं, तलखी पे आ जाएं, अपने अंदाज पे आ जाएं, तो आजम है। आजम कई मामले में, कई मायने में ओवैसी साहब से 2 डिग्री ऊपर है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही अवसर मिलने की बात है, उपयोगिता की बात है, उनका कितना पॉलिटिकल। आप मुझे एक बात बताइए, खाली एक बात सोच के बताइए, मुंबई जैसी जगह पर असेंबली का इलेक्शन होता है जहां समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार इधर कुछ सालों से, कुछ चुनावों से जीत के आ रहे हैं। आजम खां को आपने कितनी बार मुंबई के कुर्ला में जा करके या भिवंडी में जा करके चुनाव में तकरीर करते देखा? वो कितनी तो बार आपके उनका दोस्त अभी इस्तेमाल होते आजमी नहीं देखा? आने देते उनको महाराष्ट्र में, वो तो अब आपके जो भी दोस्त वजह अभी हो, आजमी नहीं आने देते। अब जो भी वजह हो, प्रश्न यह है ना। देखिए आजम खां के साथ दिक्कत और भी, आजम खां अपने जुदा अंदाज वाले पॉलिटिशियन हैं। उनका अपना तरीका, तौर तरीका, उनकी अपनी बात, उनका अपना तंज, उनका अपना रंज, उनकी अपनी तलखी, उनकी अपनी मोहब्बत, उनका अपना पार्टी में जो भी दर्जा है, ये सारी चीजें उनको कहीं न कहीं से इन बातों के लिए रोकती रही हैं। इसलिए शायद इतना बड़ा चेहरा नहीं बन पाए, वरना आप प्रोफाइल पे जाइए, आप खाली प्रोफाइल पे जाइए, अब परफॉर्मेंस पे जाइए, तो आजम खां का कोई नहीं, सानी मैं यही नहीं है, गिनती गिन आजम रहा का था कोई आपसे, जोड़ नहीं है। आपसे बात करते करते मैं गिनती गिन रहा था कि अगर मैं ये भी गिनती गिनूं कि ओवैसी साहब ने अब तक कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए, कितनी बार वो खुद एमपी हुए, इन सब की गिनती कर लूं, और उनके पिताजी की भी वो कितनी बार एमपी रहे, ये सब भी गिनती कर लूं,
तो भी मुझे लगता है कि एक बात आजम खान ने कम से कम हर बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ होगा, जब से वो प्रभावी हैं खासतौर पर सपा में 93 के बाद और ज्यादा, मतलब चुन के तो पहले जनता दल और दूसरी पार्टियों के भी सिंबल पर आते रहे, सोशलिस्ट पार्टियों के, लेकिन हर चुनाव में वो 2-3 एमपी के टिकट तो अपने शागिर्दों को दिलाते ही हैं, और उसमें से 2-1 जीत के भी आते हैं। विधानसभा में 5-6 टिकट तो वो अपनी मर्जी के दिलाते हैं, रामपुर और आसपास रुहेलखंड के इलाकों में, और वो चुनाव जीत करके ही आते हैं। तो अगर मैं उन सब की गिनती कर लूं तो गिनती ज्यादा होती है, लेकिन कहते हैं ना आज की पॉलिटिक्स में नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस नैरेटिव में वो जिस दौर में पॉलिटिकल नैरेटिव सोशल मीडिया का दौर आया, उस दौर में आजम कहीं पीछे रह गए। अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों के नाते उनके ऊपर मुकदमे ला दे गए, उनकी तुलना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से की गई, मुकदमों के नाते, आपराधिक जो धाराएं उन पर लगाई गई उसके नाते, और ये सारी वजहें मिल करके उनको ओवैसी से पीछे की तरफ ले गई। दंगों का दाग उनके ऊपर 2014 में लगा, उससे पहले नहीं लगा है। हाँ, भ्रष्टाचार ये का बात तो आरोप सही उनके है। ऊपर 2017 में लगा है, उससे पहले नहीं लगा है। तो ये बात सही है कि दो बड़े पॉलिटिकल स्केच हैं, और इनमें अभी तुलना होती रहेगी। ठीक है, वो 78 साल के हो गए, अब उनके बेटे का समय आ रहा है, अब्दुल्ला आजम भी राजनीति में है। लेकिन ये दिलचस्प है। खैर, एक और तस्वीर नहीं, कल सामने। एक बात और अवनीश, एक बात और आप देखिए, अभी भी आजम खान इतना दम रखते हैं, इतना खम रखते हैं कि अगर वो थोड़ा सा टेढ़े हुए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि टेढ़े होंगे, तो आज भी उनके अपने अंदाज की जो बार्गेनिंग पावर है, वो बरेली और मुरादाबाद के इलाके में 2, 4, 5 नहीं 8, 10 टिकट दिलाने की है और जिताने की है, ये जानिएगा। तो ऐसे तो उन्होंने बहुतों को बना दिया, लेकिन यही तो मैं कह रहा था कल, और बनाया अपने साथियों को मैं कह रहा था ये बात, कि आजम वो जी महबूबा है जी जिसको मनाना, जिसको रूठना आता है, और मनाना उस महबूब को आता था जो मुलायम सिंह जैसे थे, कि वो मना लेते थे, उनका भी अपना अंदाज था। ठीक है कि इस मनाने रूठने में आजम खान उनसे वो पॉलिटिकल वसूली कर लेते थे, यानी विधायक का टिकट, लोकसभा का टिकट, राज्यसभा का टिकट, विधान परिषद का टिकट अपने समर्थकों के लिए जो उनको चाहिए वो ले लेते थे। अखिलेश थोड़ा इस मामले में टेढ़े हैं, और इसका उदाहरण 2024 के चुनाव में हमने देखा कि जब मुरादाबाद के टिकट पर एसटी हसन, जो खुद आजम खान के करीबी थे, उनका टिकट काटने के लिए, और दूसरी करीबी विधायिका जो थी उनको टिकट देने के लिए आजम ने दबाव बनाया जेल से, तो अखिलेश यादव ने उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन रामपुर का ही टिकट आजम के मर्जी के खिलाफ दे दिया, जो आजम खान ने परसों तंज में भी कह दिया कि भाई रामपुर में ही जब मैं अपना टिकट नहीं दे पाया, आप कह रहे हो मैं इतना बड़ा नेता हूं अपनी पार्टी का। बिल्कुल कहा उन्होंने उन्होंने कहा। और ये इसलिए भी है, आप जानिएगा, वो देखिए, आप सियासत में किसी के जब बगलगीर होते हैं तो आपका हक, आपकी जिद, आपका अधिकार ज्यादा होता है। पीढ़ियों का जब फर्क हो जाता है तो चीजें बदल जाती हैं। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कुछ साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, जब एक मर्तबा यही आजम साहब पश्चिम के एक बहुत प्रमुख बाहुबली को चाहते थे, ताकतवर व्यक्ति को चाहते थे, कुछ समाजवादी पार्टी में आए, और यही अखिलेश यादव, इन्होंने विरोध किया, उनका नहीं होगा, 2012 की बात कर रहे हम हैं नहीं आप? लेंगे जी। तो ये भी हुआ है। तो फर्क तो है, देखिए, ये देखिए, जब पीढ़ियों का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है। अखिलेश यादव आज के जमाने की पॉलिटिक्स करते हैं। अब यही सारी बात हो रही थी, हमारे तमाम दोस्तों का, कि अरे वो बसपा में जा सकते हैं, हमने कहीं नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं होता। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और सियासत में जब एक दूसरे की जरूरत होती है, एक कॉमन जरूरत होती है, मेरी जरूरत तुम्हें, तुम्हारी जरूरत मुझे, तब वहां फिर कोई रिस्क नहीं ले सकता दाएं बाएं जाने का। दूसरी बात देखिए, हर व्यक्ति, आज मायावती क्यों परेशान है? मायावती इसलिए नहीं परेशान है कि उनका दल तोड़ जा रहा है, उनको चिंता इस बात की है कि साहब ये जो हमारे अनंत कुमार या आकाश आनंद है, इनको हम कहीं सेफ किसी बड़े हाउस में भेज दें,
पार्लियामेंट के किसी हाउस में भेज दें, हम इस लायक कम से कम बना लें अपने आप को, इतने विधायक लेते आए। वैसे ही आजम साहब को जाहिर सी बात है अपनी जो अगली पीढ़ी है अब्दुल्ला आजम के लिए उनके मन में चिंताएं हैं, और अखिलेश यादव इन बातों को समझते हैं। और एक और बात जानिएगा, फिर मैं कह आपने रहा जो हूं, बात कही कि मायावती को इस बात की चिंता है कि उनके भतीजे या उनके भाई किसी सदन में पहुंच जाएं जहां वो चुन कर जाती रही हैं अलग अलग समय। लेकिन अगर क्या जी उनको वास्तव में इस बात की चिंता है, अगर उनको इस बात की चिंता होती तो चूंकि अब राजनीति में भी ध्रुवीकरण हो चुका है, दो पोल हैं पॉलिटिक्स के, देश में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए है, और उत्तर प्रदेश में भी एक समाजवादी पार्टी लेड गठबंधन है और दूसरा बीजेपी लेड गठबंधन। आप तीसरे दल या तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव लड़ने जाएंगे तो वही आंकड़ा आएगा जो शून्य, जो 2014 में आया, 2022 में महज एक विधानसभा की सीट पर वो आई, और 2024 के चुनाव में भी वो 0 पर आई। 27 के चुनाव में भी इस बात की अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि कोई बहुत अप्रत्याशित प्रदर्शन वो कर जाएंगे। और शायद इसीलिए जब उन्होंने आजम खान का नाम र्यूमर के तौर पर प्लांट किया गया, एक खबर प्लांट की गई कि जो है आजम खान बीएसपी में चले जाएंगे, उनकी पत्नी ने मुलाकात की है, सब ये सब बातें नैरेटिव के तौर पर डेवलप की गई। तो मुझे लगता है सरकार और उसका जो इंटेलिजेंस है वो भी इस बात को एक बार मान बैठा कि ऐसा लगता है कि आजम खान बीएसपी में चले जाएंगे। ये तो लास्ट आवर्स में जब आजम खान ने क्लैरिटी के साथ उस बात को आगे रखा, मुझे लगता है तब जाकर के ये बात क्लियर हो पाई लोगों को। राजनीति के पंडित तो ये जानते थे, जो मैं और आप ये जानते थे कि भाई जो आजम खान की पॉलिटिक्स समझता है उसको पता है कि आजम खान बार्गेनिंग अपनी पार्टी के अंदर कर सकते हैं, बाहर बार्गेनिंग नहीं करेंगे। 78 की उम्र में आजम अपनी सियासत की चिंता नहीं करेंगे, अब्दुल्ला आजम की सियासत की चिंता करेंगे। एक तस्वीर और आई, और वो तस्वीर थी अब्बास अंसारी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात की। अब मैं ये देख रहा था, और कल खास तौर पर ट्विटर पर आपने भी देखा होगा, मैंने ट्वीट भी किया था, जौनपुर आपके गृह जनपद के तो ढेर सारे नेता राजभर जी को घेर करके एकदम अस्पताल कम और उनसे भेंट मुलाकात करने वालों का स्थल ज्यादा हो गया है। और उसमें फिर अब्बास अंसारी भी पहुंच गए, वे जेल से जमानत हुई, उनकी सदस्यता वापस हो गई। और जो ट्वीट सुहेल देव पार्टी की तरफ से आया, उस ट्वीट में ये कहा गया कि ये तो सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी जी मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से आए, उनका हालचाल लिया। मैच हालचाल भर था। और जो कह रहे थे राजभर जी की ये तो अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे, उन्हीं की पार्टी के हेडिंग पर लिखा हुआ था सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी। जी हाँ, इसमें इसमें क्या हो, तो उनके विधायक थे ही, उन्होंने चुनाव जिताया, उन्होंने चुनाव लड़ाया। उनकी जरूरत वहां पड़ती थी मुख्तार अंसारी को या अब्बास अंसारी को, और गाजीपुर में इनको उनकी जरूरत पड़ती थी। ये तो पुराना हिसाब किताब है। लेकिन एक बात तो जरूर है इस सारी पॉलिटिकल सरगर्मियों के बीच में कि ओम प्रकाश राजभर की बीमारी, मतलब प्रभु करे वो शीघ्र स्वस्थ हों और बढ़िया जी तरीके से काम करें। लेकिन उनकी बीमारी के बाद उनसे मिलने जाने वालों की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, ये भी अपने आप को कम से कम इतना साबित करती भाई कि ओम प्रकाश राजभर को चाहने वाले, मानने वाले हर दल में भी, हर दल में हैं, वो और एनडीए खासतौर में पर भी हैं। पूर्वांचल के उन 4-5 जिलों में तो भरे पड़े हैं। मतलब आप देखिए धनंजय सिंह, प्रिंसू सिंह, अभिषेक सिंह, आपके यहाँ जो सांसद बनना चाहते थे, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पूर्व आईएएस ऑफिसर, इसके अलावा गाजीपुर से लोग, मऊ से लोग, आजमगढ़ से तमाम सारे नेता, एक पूरा सिलसिला। और खास तौर पर आपके जौनपुर के लोग बहुत सारे दिखाई पड़े। ललई यादव भी मुझे दिखाई पड़े तस्वीरों में आज। अरे साहब, जब बीमार हुए तो उनका स्ट्रेचर को पीछे से सहारा ब्रजेश दे रहे पाठक थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। और अगले दिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उनको देखने वहां पहुंचे, उनके पोते को भी वहां खिला रहे थे। तो ये तो ठीक है साहब, ऐसा है कि यही तो खूबी है। देखिए, ये सारे नेता जो हैं ये जमीन से जुड़े रहे हैं, वहां से आए हैं, वक्त के हिसाब से सियासत करते हैं, और छोटी पार्टी की, जातिगत पार्टी की सियासत करते हैं।
तो इनको सबसे सरोकार रहा ही है। अब आप क्यों बोले, 17 में मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश राजभर इन्हीं योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। और 19 का आपको अगर लोकसभा चुनाव याद हो तो अकेले कौन हो गए। कौन से शब्द ये बोल रहे थे, वो कौन बोले कौन तुम्हारे कौन से अंगने में शब्द बोल हमारा क्या रहे थे काम भाई। है। नहीं, गाना गाया था उन्होंने, तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है। हाँ, ये सारी चीजें तो राजनीति है। बहरहाल हम लोग जिस विषय पे हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी वो विषय वास्तव में गंभीर है। और इन दृश्यों को अगर आप एक निगाह से देखें तो थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है कि आने वाले दिनों में, यानी कम से कम अगले वर्ष, किस तरह का तनाव, किस तरह की खींचतान, किस तरह का इक्वेशन, किस तरह यूपी का सेंसिटिव होने रिएक्शन जा रहा है, यूपी देखने को सेंसिटिव मिल होने। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर एक चीज और बल्कि अब तो बताइए, ये ये जो ये जी, जो फैसले सामने आए हैं, वो चाहे आजम खान की बेल हुई हो, अब्बास अंसारी को रिलीफ मिलना हो, अब्बास के भाई उमर अंसारी को रिलीफ मिलना हो, फिर हम बात करें कि रामेश्वर सिंह यादव को रिलीफ मिलना हो, जुगेश्वर सिंह या जुगेंद्र सिंह, क्या नाम है, जो एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, जुगेंद्र सिंह, जी। उनका जेल से बाहर निकलना हो, ये सब अचानक ही सिलसिलेवार हुआ है, कोई संयोग है या कोई गेम प्लान है। मुझे इसमें गेम प्लान कुछ नजर नहीं आता। गेम प्लान कौन करेगा, आप कैसे मैनिपुलेट करेगा, ये समझ में नहीं आता। अब चर्चा तो लोग यही सियासत के गलियारे में कितनी चर्चा करते थे कि आजम खां को जेल से छूटने में सरकार का कहीं न कहीं से कोई योगदान या भूमिका है। बेबुनियाद था, कोई मतलब नहीं होता, कोई इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। ऐसे ही इस तरह की घटनाएं सामने को देखने को मिली है, जैसे इन लोगों को राहत मिली है, भीतर से बाहर आ गए हैं, इसमें गेम प्लान की मैं दूर दूर तक कोई आप गुंजाइश संयोग मानते हैं। नहीं देखता हूँ। ये संजोग ही इसको मानते हैं, संजोग कैसी संजोग है। और वैसे भी साहब देखिए, कहा जाता है ना, जो आया है वो जाएगा, जो भीतर गया है आज वो नहीं तो बाहर कल आएगा। बाहर आएगा। और सियासत का आदमी है तो आना जाना लगा ही लगा रहता है, रहेगा। आना जाना उनके गेम का एक हिस्सा होता है। गए जेल के थे, आ खानों में गए मिलता हैं। रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। क्या बात है, आना जाना लगा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की चर्चा यही वाइंड अप करते हैं हेमंत जी। और खास तौर पर चूंकि आपने कहा कि जो बरेली की घटना हुई बहुत सेंसिटिव है, कानपुर में ही जब घटना हुई थी तभी से शायद आज जुमे की नमाज थी, इसको लेकर के प्रशासन को और अलर्ट रहना चाहिए था। तौकीर रजा ने बकायदा ऐलान करके वहां पर भीड़ को जुटाया, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहां पर सवाल उठे, और ऐसे सवाल आगे ना उठे इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और खासतौर पर इलेक्शन ईयर है, लिहाजा प्रशासन को और भी ज्यादा सचेत और सेंसिटिव रहने की जरूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक एक बात, आखिरी बात मैं कह दूं जी जी जी। कि जो मैं प्रथम दृष्टया में देख पाया, बरेली में तैयारी थी, पुलिस का बंदोबस्त ठीक था, पुलिस को इस बात का आकलन था। हालांकि इस ऐसे विषयों में जब इस तरह के एलानिया कार्यक्रम होते हैं धार्मिक आधार पर, तो एक बातचीत का रास्ता होता है कि जो भी संबंधित लोग हैं उनसे बात, बड़े बड़े दंगे टाले गए हैं बातचीत के जरिए से, तो बिल्कुल। बातचीत भी शायद हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अलर्ट थी। अगर पुलिस अलर्ट नहीं होती, और जैसा कि पुलिस के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि वहां कट्टे भी लोग ले गए थे, कुछ फायरिंग सायरिंग भी किए हैं, पत्थर चलाए हैं, तो ये मौके पे काम, अगर तैयारी नहीं होती तो कुछ दिक्कत होती, फायरिंग हो जाती, कोई मर जाता, कोई और बात हो जाती। फायरिंग मतलब जो तो असामाजिक बरेली तो इस तत्वों की मामले में फायरिंग बहुत थी। सेंसिटिव रहा है। लगभग हर सरकार बहुत के दौर में सेंसिटिव है, वहां पर दंगे हुए, वहां बहुत पर माहौल सेंसिटिव है। खराब हुआ या खराब करने की कोशिश की गई। और खास तौर पर चुनाव के समय बरेली में अक्सर ही देखने को मिला कि वहां पर पोलराइजेशन करने के लिए, जिस भी पर्पज से, वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। अरे नहीं, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिएगा, इतने साल से आप देख रहे हो, बरेली में इस तरह की कोई घटना हो तो उसका संदेश बड़ा तेज जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसका संदेश बड़ा तेज चलता है, वो माहौल वो बहुत तेज फैलता है। लेकिन
आज जिस तरीके से पुलिस ने वहां काबू किया, जो भी उपद्रवी थे या जिन्होंने नारेबाजी की, आपत्तिजनक नारेबाजी की या फायरिंग की कोशिश की, तो पुलिस ने जो उनके साथ किया ठीक ठाक किया। और मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड रहा है, चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कि अभी इन लोगों को थोड़ा कायदे से, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है इनसे निपटने का, ट्रीटमेंट सख्ती, की आवश्यकता है। कार्रवाई भी कुछ सख्ती की जाएगी सर। एक टीवी ठीक रहा है, इसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद हेमंत जी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद इस चर्चा को हमारे साथ देखने के लिए। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर इनबॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इसी तरीके से पेशकश अलग अलग तरीके की खबरें, अलग अलग मुद्दों पर खबरें, विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आते रहें। हेमंत जी आपका एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार।